कभी कभी दुनिया के नक्शे पर ऐसे कस्बे छुपे होते हैं जिनका नाम भी लोग लेने से डरते हैं। अमेरिका के उत्तर में बसा एक छोटा सा कस्बा रेवेंडू। इस कस्बे की पहचान कोई बाजार, कोई लोग या कोई त्योहार नहीं, बल्कि उसकी ही एक हवेली है जो पिछले 100 सालों से खामोश खड़ी है। कहते हैं उस हवेली की दीवारें चीखती है, सुनती है और खिड़कियों से अंधेरे में कोई झांकता है। और जो भी उसके अंदर गया है कभी लौटकर वापस नहीं आया है। आज हम आपको उसी हवेली की कहानी सुनाने जा रहे हैं, शोडज ऑफ रेवेंडू। याद रखिए, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो चारों तरफ अंधेरा फैल जाएगा। आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है। तो चलिए हम ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। नवंबर की ठंडी शाम थी। न्यूयॉर्क से 300 मील दूर सबसे छोटे कस्बे में रेवेंडू की सड़कें सुनसान थी। हवा में गीली मिट्टी और पत्तों की गंध तैर रही थी। डाउन एक्स वायर में पुरानी घड़ी की टावर टन टन रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। 25 वर्षीय पत्रकार एना मिशन पर अपनी कार से कस्बों के बीचों बीच पहुंची। वो एक खास मकसद से आई थी, रेवेंडू हवेली पर रिपोर्ट लिखने। कहा जाता है कि 19 से 20 के शतक में बनी इस हवेली अचानक से रात खून में लाल हो गई थी। पूरा परिवार गायब हो चुका था और बाद में जो वहाँ ठहरा कभी लौटकर वापस नहीं आया। एना ने जब यह खबर ऑनलाइन अखबार में पढ़ी थी तो उसे बहुत उत्सुकता थी इस कहानी को जानने के लिए। वो इस हवेली पर रिसर्च करना चाहती थी यहाँ पर। लेकिन जब उसने सुना कि पिछले महीने ही एक टूर वहाँ गया था और रहस्यमय तरीके से वहाँ से गायब हो चुका है, वही एक परफेक्ट स्टोरी है जो उसे ये तैयार करनी थी। वो कस्बे के छोटे से इन्वेंटर में रुकी हुई थी, रिएक्शन पर बैठी बूढ़ी महिला जिसका नाम था माथा ने एना को देखा और भौं सिकोड़ ली। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? किस लिए आई हो? एना ने मुस्कुराई। और मैं पत्रिका हूँ, रेवेंडू हवेली पर लिखने के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ जानना है। माथा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटी, इस जगह का नाम भी मत लेना। बहुत लोग आए और कोई वापस नहीं आया। तुम्हें सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। एना ने नोटबुक निकालते हुए पूछा, पर क्यों? आखिर क्या है यहाँ? माथा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा कि कभी रात को इस हवेली की तरफ मत जाना। वहाँ खिड़कियाँ आज भी कोई खड़ा है, खिड़कियों के बीच उसी की सांस से चलती है। उस रात एना अपने कमरे में देर रात तक नोट पढ़ती रही और उसके मन में डर सा ज़्यादा उत्सुकता थी कि कब वो उस हवेली की तरफ जाएगी और कब ये रिसर्च कर पाएगी कि हवेली की कहानी आखिर क्या है। यहाँ पर वो अगली सुबह एना कस्बे के छोटे से लाइब्रेरी में पहुँची। वहाँ उसने हवेली के बारे में पुराने अखबार और रिकॉर्ड खंगाले। एक आर्टिकल ने उसका ध्यान खींचा। 1923 में हेराल्ड रेवेंडू का और उसका पूरा परिवार हवेली में मृत पाया गया था। वर्षों की हालत इतनी भयानक थी कि पुलिस ने भी रिपोर्ट सील कर दी थी। गवाहों ने बताया हवेली की दीवारों से खून सिरस निकल रहा था। एना की उंगलियां कांप गई और उसने सोचा ये सब अतिशय उपयोगी होगा। लेकिन तभी उसकी लाइब्रेरी के कोने में अजीब सी चीज़ दिखी, एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था MR। डायरी खोलते ही अंदर की धूल उड़ने लगी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो वो हवेली अब जिंदा है। उसमें जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता और उसका वो हिस्सा बन जाता है। शाम ढलने वक्त यहाँ पर एना डायरी पढ़ती रही। उसने दर्द किया कि हवेली जाकर रहेगी। अजीब सी परछाइयाँ रहती है, इंसानों की आत्माओं से ताकत लेती है। डायरी में सब कुछ लिखा था। एना शाम तक वो डायरी पढ़ती रही। हिम्मत उसने जुटाई और दिन का उजाला नहीं देखा।
जो भी इस हवेली में रुका उसने कभी दिन का उजाला नहीं देखा। हेना ने तब तय कर लिया था कि वो हवेली जाकर रहेगी, तभी यहाँ पर रिपोर्टर असली होगी। यहाँ पर वो सब कुछ रात उसने सब कुछ रात के जो लगना था कैमरा सब कुछ ले लिया और अपनी कार में बैठी। रात के 9 बजे थे। ये ना अपनी कार लेकर हवेली की ओर बढ़ी। कस्बे से बाहर निकलते ही चारों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। सड़क यहाँ पर सक्रिय हो और सुनसान थी। हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर हल्की उल्लू की आवाज थी। करीब आधे घंटे बाद सड़क अचानक सी खत्म हो गई। सामने धुंध में डूबी एक विशाल हवेली दिखाई दी। टूटी हुई खिड़कियां और आधे गिरे हुए खंभे, जंगल में लगा गेट, मानो मौत का दरवाजा हो। एना ने गहरी सांस ली और गेट खोला। उसकी चरचर की आवाज से पूरे जंगल में गूंज गई। हवेली के अंदर घुसते ही उसने सड़ी हुई लकड़ी और गीली दरवाजों की गंध आई। हाल के बीचों बीच टूटा हुआ झूमर था। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड की शुरुआत की। रेवेनडू हवेली लगभग 100 साल पुरानी है और कहा जाता है कि यहाँ रूहें भटकती है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, ऊपर की मंजिल से किसी की चलने की ठीक ठीक आवाज आई। एना का दिल तेज से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। शायद हवा लकड़ी से टकराई होगी। वो यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। वहाँ एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसके दोनों बाजू में कमरे लगे हुए थे। हर दरवाजा बंद था, पर उन पर खून जैसे धब्बे थे। अचानक एक दरवाजा ने अपने आप कर कर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। हेना ने कमरे में की ओर फ्लैशलाइट जलाई और उसकी रोशनी में उसने देखा कि एक दर्पण पर जिसके सामने खून से लिखा था वेलकम बैक। एना के हाथ कांपे और कैमरा हाथ से गिर गया। सांसें तेज तेज हो गई। क्या ये किसी ने मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पर मैं आने वाली हूँ? यहाँ पर पीछे हटने लगी, तभी रिकॉर्डर यहाँ पर दूसरे सिर रिश्ते पर काली परछाई खड़ी हो गई। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई। एना हड़बड़ाकर दरवाजा बंद किया और कमरे में एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। वहां पर उसे बहुत घबराहट हो रही थी। छुपी हुई उसकी धड़कनें गूंज रही थी। कमरे में खामोशी थी, लेकिन दरवाजे के बाहर से एक धीमी सी आवाज आ रही थी। एना येना की आवाज़। अब येना अब पूरी तरह से की सांसें थम चुकी थी। अब ये कहानी हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से हम अगले पार्ट भी लाएंगे और तब तक आप इंतज़ार करिएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो तब तक हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। मतलब ये चार चार पार्ट क्यों क्यों 3 पार्ट में ये कहानी बनकर रेडी होगी, तब तक आप इंतज़ार करिएगा।